क्या सफलता पाएंगे वो जो निर्भर रहते हैं गैरों पे, सफलता तो उन्हें मिलती है जो खड़े रहते हैं अपने पैरों पे। स्वागत है कुछ इन्हीं लाइनों के साथ आपका अपनी बाल विकास की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांतों में हमने कुछ सिद्धांत पढ़ लिए थे और आज मैंने आपको नाम लिख के छोड़ा था। हम लोग को शुरू करना था जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत से। कहां से शुरू करना था हमें जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत से। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जेपी गिलफोर्ड, पहले सिद्धांत का नाम लिख लेते हैं। सिद्धांत कौन से नंबर का है ये आपको पता ही होगा। मैं तो भूल गया कितने सिद्धांत थे, लेकिन आपको तो लिखा ही होगा। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, अब त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत तो दिया किसने, ये भी मैंने आपको पहले से बता दिया था। जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अब जानने वाली चीज यह है कि क्या कहता है गिलफोर्ड साहब का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, देखो त्रिआयामी मतलब 3 आयाम होंगे। एक चीज तो यहां से आपको यह पता ही चल गई कि अगर त्रिआयामी सिद्धांत है तो यानी कि सिद्धांत में 3 आयाम होंगे। तो कौन कौन से वो 3 आयाम है हमको अब ये जानना है। तो यहां पे जो 3 आयाम है, पहला होता है आपका विषय वस्तु, दूसरा होता है संक्रिया और तीसरा होता है उत्पाद। बिल्कुल पहले के सिद्धांत की तरह विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर, जो मैटर होता है उसको बोलते हैं विषय वस्तु। आपने जब किताबों को खोला होगा तो सबसे पहले जो इंडेक्स लिखा होता है उसको हम लोग बोलते थे विषय वस्तु हिंदी में। ठीक है, तो विषय वस्तु, फिर दूसरा होता है आपका संक्रिया, तीसरा होता है उत्पाद। संक्रिया मीन्स होता है प्रोसेस, उत्पाद मीन्स होता है रिजल्ट। ठीक है, तो जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है इसको हम लोग धनात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। ये कुछ अन्य नाम है इस सिद्धांत के। ठीक है, जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है ये एसआई मॉडल बुद्धि का एसआई मॉडल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है ये इसी सिद्धांत का एक दूसरा नाम है। तो जिस नाम से सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो गिलफोर्ड साहब ने ये सिद्धांत दिया, उन्होंने इसके 3 आयाम बताए। चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन से आयाम उन्होंने बताए। उन्होंने बुद्धि के 3 आयाम, उन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला आयाम, पहला जो था वो था विषय वस्तु। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो किन किन तरीकों से आएगी, बस यही है आपका विषय वस्तु में कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किन किन तरीकों से आएगी, कैसे कैसे आएगी, बस यही हम लोग को जानना है। ठीक है, विषय वस्तु में तो क्या क्या हो सकता है, किन किन तरीकों से एक प्रॉब्लम आती है, आपको यह जानना है। तो कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैसे, कोई सी चीज पे सोचोगे, तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे तो कैसे सोचोगे बताओ भाई। पहला तरीका क्या हो सकता है, उस प्रॉब्लम को आप देख के सोचोगे। भाई देखा, भाई अगर कोई चीज मेरी आंखों के सामने हो रही है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे ही तो पहला क्या हो गया, दृश्य से। ठीक है, तो यहां से आपका पहला हो जाएगा दृश्य, दूसरा हो जाएगा श्रव्य, दृश्य हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका श्रव्य, तीसरा हो जाएगा आप किसी आकृति के माध्यम से, तीसरा आकृति यानी कि शेप, दृश्य, श्रव्य, आकृति। फिर क्या है, चौथा है आपका भाषा विषयक, भाषा विषयक, चौथा हो जाएगा आपका भाषा विषयक। और पांचवा क्या होता है आपका, पांचवा होता है आपका व्यवहारिक, भाषा विषयक, पांचवा हो जाएगा व्यवहारिक, पांचवा हो जाएगा आपका व्यवहारिक। तो पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा आकृति, चौथा भाषा विषयक और पांचवा व्यवहारिक। ये 5 बताया उन्होंने विषय वस्तु की समस्या या फिर कोई चीज जिसपे अब हम सोचते हैं, जिसपे हम काम करते हैं, जहां पे हमारी बुद्धि लगती है, वो किन किन माध्यम से
हमारे पास आती है। तो क्या हो जाएगा, दृश्य, श्रव्य, आकृतिक, भाषा विषयक या फिर व्यवहारिक। भाई बोल के कोई चीज अपनी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो जहां पे हमारी बुद्धि लग सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाषा विषयक और व्यवहारिक। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी बात करते हैं अपनी, ये दूसरा आयाम हो जाएगा आपका दूसरा आयाम जो है तो विषय वस्तु हो गया। तो अब दूसरा क्या हो जाएगा, संक्रिया। संक्रिया, संक्रिया मीन्स क्या होता है, ऑपरेशन, कि किसी प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम मिली, चाहे दृश्य, चाहे श्रव्य, चाहे आकृति, किसी के भी माध्यम से मिली, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। समस्या पर की गई कार्यवाही होता है। क्या होता है, संक्रिया क्या होता है, समस्या पर की गई, समस्या पर की गई कार्यवाही, समस्या पर की गई कार्यवाही क्या होता है आपका, संक्रिया, ठीक है। तो इसमें पहला क्या होगा, इसको बहुत ही हम लोग को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये जितने भी टर्म्स मैं लिख रहा हूं इनमें कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता है, ठीक है। पहला हो जाएगा इसमें संज्ञान, दूसरा हो जाएगा स्मृति लेखन। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे इसकी प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि काहे इसका ऑर्डर हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर फिक्स कर रहे हैं तो क्यों फिक्स कर रहे हैं ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला हो गया संज्ञान, दूसरा हो गया स्मृति लेखन, तीसरा हो जाएगा स्मृति धारण, स्मृति लेखन, स्मृति धारण, और फिर चौथा हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन। चौथा हो जाएगा अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। पांचवा हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, फिर हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, अभिसारी हो गया आपका, अपसारी चिंतन हो गया आपका। फिर बचता क्या है आपका, लास्ट में आप क्या करोगे, मूल्यांकन। भाई अब आपका मूल्यांकन, ठीक है। तो संक्रिया समस्या पर की गई कार्यवाही होता है। इसमें आपका पहला होता है संज्ञान, समस्या की आपके संज्ञान में आई, आपने उसको जाना, फिर आपने उसको अपनी स्मृति पे लिखा, फिर स्मृति धारण किया, मतलब स्मृति पे उसको रखा, स्मृति में उसको फिक्स किया कि हाँ ये चीज है। फिर उस पर दो टाइप के आपने चिंतन किए, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, जो कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। स्पेशली इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि यहां पे अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का वीडियो पूरा बना हुआ है, तो ये जाके आपको वहां से देख लेना है कि अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। यहां पे हम लोग ज्यादा समय उसके लिए बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन, ये हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। पहले अभिसारी करेंगे फिर अपसारी करेंगे, ये भी कोई नहीं कहेगा कि पहले अपसारी कर लिया फिर अभिसारी कर लिया। तो पहले अभिसारी चिंतन, फिर अपसारी चिंतन, और लास्ट में मूल्यांकन की मैंने जो भी किया वो सही किया या गलत किया, जो भी मैंने रिजल्ट निकाला वो गलत था या सही, ठीक है। इसके लिए हम लोग करते हैं अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी आगे और भी चीजें हमको लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा है संक्रिया। संक्रिया हो गया, सॉरी संक्रिया हो गया। नेक्स्ट हमारा है उत्पाद। उत्पाद मीन्स होता है रिजल्ट। उत्पाद मीन्स क्या होता है, रिजल्ट। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे कि संक्रिया और विषय वस्तु, संक्रिया, संक्रिया और विषय वस्तु, संक्रिया और विषय वस्तु के योग से प्राप्त परिणाम। भाई परिणाम ही तो होता है आपका उत्पाद, रिजल्ट होता है ना, तो ये परिणाम हो जाएगा। अब इसके भी उन्होंने 6 तरीके बताए हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
यहां पर भी इन्होंने इसके टोटल 6 तरीके बताए हैं कि किन 6 तरीकों से आपका ये आंसर आ सकता है। ठीक है, देखो या तो इकाई में आएगा, यूनिट में, एक सेकेंड, इकाई, एक मिनट इसको हटा ही देते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इकाई, वर्ग, संबंध, भाई रिलेशन आ सकता है प्रॉब्लम में कि कोई रिलेशन है। ठीक है, फिर प्रणाली, फिर रूपांतरण, प्रणाली, फिर रूपांतरण, और फिर निहितार्थ, प्रणाली और फिर निहितार्थ। ये हो जाएगा आपका टोटल 6। ठीक है, क्या होता है उत्पाद? संक्रिया और विषय वस्तु के संयोग से प्राप्त परिणाम को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। किन किन तरीकों से आपका रिजल्ट आ सकता है? या तो इकाई में आएगा, या तो वर्ग में आएगा, या तो संबंध बन के आएगा, कोई रिलेशन, या फिर प्रणाली सीक्वेंस होगा, कोई रूपांतरण होगा, किसी का रूप चेंज हुआ होगा। जैसे रूपांतरण का मतलब देखो, नहीं समझ में आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, अब 4 लिखा था उसको 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो ना, तो बस यही है रूपांतरण। ठीक है, और या फिर उसके अंदर निहित अर्थ, कि आपसे कोई शब्द दे दिया, आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर क्या अर्थ निहित है। अच्छा, ये जो आपने 5 पढ़ा, विषय वस्तु में 5, फिर उसके बाद संक्रिया में 6, और उसके बाद उत्पाद में 6। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया है कि इसमें कुल 180 कारक हैं। 180 कारक हैं, फैक्टर्स, टोटल फैक्टर, कारक, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल फैक्टर आपके हो जाएंगे 5 गुणे 6 इंटू 6, 5 इंटू 6 इंटू 6। टोटल फैक्टर्स आपके कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 180। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? टोटल फैक्टर हो गए 180। ठीक है, कुछ और की पॉइंट्स हम लोग इसमें लिख लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको लिखते हैं की। देखो पहला पॉइंट क्या है कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत को 3 बार संशोधित किया। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत को 3 बार संशोधित किया। ठीक है, पहली पॉइंट आपके लिए क्या होगी? इनका सिद्धांत जो है वो 3 बार संशोधित किया इन्होंने, और जो लास्ट संशोधन था, अंतिम संशोधन 1986 में हुआ। 1986 में हुआ, तब से 180 कारक हैं, यानी कि उसके पहले कुछ कम रहे होंगे। क्या कम थे? 180 कारक हैं, 180 कारक हैं। ठीक है, जब अंतिम संशोधन हुआ 1986 में, तब से 180 कारक हैं। ठीक है, पहले जो आपका अभी अपने स्मृति लेखन और स्मृति धारण 2 शब्द पढ़ा, पहले ये दोनों शब्द एक ही हुआ करते थे स्मृति के नाम से, फिर इनको डिवाइड किया स्मृति। ठीक है, फिर इनको डिवाइड किया स्मृति लेखन और स्मृति धारण। तो जहां पे एक ही शब्द हुआ करता था, वहां 2 शब्द हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने चिंतन को 2 भागों में बांटा। ठीक है, तो जब चिंतन को 2 भागों, पहले कुल मिला के सबसे पहले कितने कारक थे? पहले 5 गुणे 4 गुणे 6, यानी कि कुल मिलाकर 120 कारक थे। फिर स्मृति को 2 भागों में बांटा, फिर स्मृति को 2 भागों में बांटा। किसको? स्मृति को 2 भागों में, स्मृति को 2 भागों में बांटा। तब कितने हो गए? 5 गुणे 6, और कुल 150 कारक हो गए। ये दूसरा संशोधन हो गया। फिर तीसरा जो संशोधन हुआ, यहां पे चिंतन को बांटा, चिंतन के 2 भाग, चिंतन के 2 भागों में, जब चिंतन को 2 भागों में बांटा तो कितने हो गए? 5 गुणे 6, जो कि आज भी है, यही लास्ट था इनका। और तब से हम
गिलफोर्ड के सिद्धांत में कुल 180 कारक हैं। तो पहले कितना था, पूछता है कि पहले कितने कारक हुआ करते थे, तो 5 गुणे 4 गुणे 6 इज इक्वल टू 120 कारक। स्मृति को दो भागों में बांटा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 6 150 कारक, और फिर चिंतन को दो भागों में बांटा तो 5 गुणे 6 गुणे 6 हो गया, और आज की डेट में कितना है, 180 कारक है। ठीक है, कुल मिला के 180 कारक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ये वाला सिद्धांत समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। क्या पढ़ना है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत पढ़ना है, द्विकारक सिद्धांत। अब द्विकारक सिद्धांत से क्या लेना देना है हमारा, देखो द्विकारक सिद्धांत में क्या होता है। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत में क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है इसको दो भागों में बांटा गया। किसी ने कहा है, किसने कहा है, ये आपको बताता हूं मैं। द्विकारक सिद्धांत जो है बुद्धि का, इसको दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बुद्धि के सिर्फ दो भाग हैं, बुद्धि के सिर्फ दो भाग होते हैं, एक जी कारक और एक एस कारक। ठीक है, जी कारक और एस कारक, बुद्धि के दो कारक हैं, बुद्धि के दो कारक हैं, एक सामान्य, पहला जो है उसको सामान्य बोलते हैं, सामान्य, जिसको हम लोग लिखना चाहें तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो है वो है विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक, जिसको हम लोग स्पेसिफिक, स्पेशल, आप जो कुछ भी लिखना चाहें उससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक ये दो हो गए। अब क्या होता है, सॉरी, एक चीज और नोट बना के लिख लेना, बाद में तीसरा कारक, बाद में तीसरा कारक समूह कारक, बाद में तीसरा कारक समूह कारक जोड़ा, बाद में तीसरा कारक समूह कारक जोड़ा गया। लेकिन यह सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत के नाम से ही फेमस हुआ। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत के नाम, द्विकारक सिद्धांत के नाम से चर्चित, द्विकारक सिद्धांत के नाम से चर्चित हुआ। लेकिन यह सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत के नाम से चर्चित हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और बातों पे कि क्या होता है सामान्य और क्या होता है विशिष्ट कारक। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी पता चल जाएगा। जो क्वालिटीज हमारे अंदर जन्म से मौजूद होती हैं उनको वो सामान्य कारक में आते हैं। जो गुण जन्म से मौजूद हों, जो गुण जन्म से मौजूद हों, वो सारे कारक कहां आएंगे, वो सारे कारक आएंगे सामान्य कारक में, जिनको आप पढ़ा घटा नहीं सकते हो। ठीक है, वो सभी कारक किसमें आते हैं, वो सभी कारक आते हैं आपके सामान्य कारक में। ठीक है, जिसको आप जी बोलते हो, जी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, रचनात्मकता, ग्रहण शक्ति, एसेट्रा। ठीक है, अब इसमें आप रचनात्मकता, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सभी आप अपने मन से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग को देखना है विशिष्ट कारक। ठीक है, विशिष्ट कारक यानी कि इसको लिख सकते हैं एस।
विशिष्ट कारक। ठीक है, अब क्या आएगा विशिष्ट कारक में? विशिष्ट कारक में वो गुण आते हैं जो वातावरण, जो सामान्य कारक की सहायता से हमें वातावरण से अर्जित होते हैं। वे कारक जो सामान्य कारक की सहायता से वातावरण से अर्जित होते हैं। वातावरण से अर्जित होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे व्यावसायिक योग्यता, जैसे कौन डॉक्टर बनेगा? व्यावसायिक योग्यता, डॉक्टर है, वकील है, ये सब विशिष्ट कारक हम वो वातावरण से ग्रहण करते हैं। ठीक है, व्यावसायिक योग्यता, डॉक्टर, एडवोकेट एंड एसेट्रा। तो जो व्यावसायिक योग्यता है ये सब हम लोग कहां से ग्रहण करते हैं? तो इसको हम लोग ग्रहण करते हैं वातावरण से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को एक और सिद्धांत के बारे में बात करनी है। जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है वो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत अब हम लोग को देखना है? एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। अब एक कारक सिद्धांत क्या कहता है? किसने दिया? पहली बात तो ये, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है बीने, टर्मन, फिर आते हैं आपके स्टर्न। बीने, टर्मन और स्टर्न, इन तीनों ने दिया है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। दिया नहीं है, इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हमारी बुद्धि जो है वो एक यूनिट होती है, बुद्धि एक इकाई के रूप में होती है, हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आपको समझ में आ रहा है ना कि इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम एक चीज तो कह ही सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जो चीज अकेली होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो कौन था? अच्छा, पूरे एक एरिया में कौन होता है? जंगल में कौन होता है? शेर क्या होता है जंगल का? राजा। जो अकेले, जो एक छत्र राज करे सबके ऊपर, जो सबके ऊपर राज करता है, वो कौन होता है? राजा। तो जब बुद्धि को एक यूनिट बता दिया गया तो यह कहा गया कि ये क्या है? ये एक राजशाही सिद्धांत है। ठीक है, इसे राजशाही सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राजशाही सिद्धांत किसे कहा जा सकता, बुद्धि का राजशाही सिद्धांत किसे कहा गया है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, जितना भी सिद्धांत एक लग जाए, यानी कि बुद्धि को एक यूनिट के रूप में हम बता दें, तो वही सिद्धांत आपका राजशाही सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बुद्धि को एक इकाई, इन्होंने बुद्धि को एक इकाई के रूप में, इन्होंने बुद्धि को एक इकाई के रूप में माना है। इन्होंने बुद्धि को एक इकाई के रूप में माना है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। क्लियर? इन्होंने बुद्धि को एक इकाई के रूप में माना है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो बस इतनी सी बात रही कि भाई अब और टुकड़े, बस इस सिद्धांत को एक चीज ये इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, इस सिद्धांत को राजशाही सिद्धांत, राजशाही सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को और क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को राजशाही सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है,
चलो इतना समझ में आ गया। तो अब इसके बाद एक और सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं। मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे सिद्धांतों से हम लोग परिचित होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत हम लोग को बात करनी है वो है समूह कारक सिद्धांत। कौन सा? समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है जो हमको जिसके बारे में बात करनी है। अब क्या कहता है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। किसने दिया है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है लुईस थर्स्टन ने। किसने? लुईस थर्स्टन। लुईस थर्स्टन ने दिया है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बुद्धि कोई एक यूनिट नहीं है, कोई एक स्पेशल एबिलिटी नहीं है। बुद्धि जो है ये ढेर सारी कईयों एबिलिटीज से मिलकर जुड़ा हुआ एक समूह है। इसीलिए समूह कहने, बुद्धि को एक समूह, कई एबिलिटीज को जोड़कर एक समूह बनता है। इसी वजह से इनके सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? इनके सिद्धांत का नाम रखा गया समूह कारक सिद्धांत। अब समूह कारक सिद्धांत नाम रखा गया, ठीक है। तो यहां से एक चीज और समझिएगा कि कौन कौन से समूह, इनके समूह में कितने प्रकार की इन्होंने 7 प्रकार की विशेषताएं बताई। इन्होंने 7 प्रकार की विशेषताएं, इन्होंने 7 प्रकार की विशेषताएं बताई। इन्होंने 7 प्रकार की विशेषताएं बताई। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये रही आपकी 7वीं। इसको एक कोड वर्ड है जिसे याद कर लेना है आपको। VWNSMR और P। VWNSMRP ये कोड याद रहेगा। VWNSMRP इसको रट लो ऐसे ही, VWNSMRP, VWNSMRP ये कोड याद रहेगा। तो लुईस थर्स्टन की पूरी परिभाषा आपको याद रहेगी, ठीक है। चलो अब VWNSMRP क्या होता है इसको समझते हैं। VWNSMRP क्या होता है? देखो, V फॉर होता है वर्बल एबिलिटी। फिर क्या होता है? वर्ड फ्लुएंसी, शाब्दिक प्रवाह जिसको बोलते हैं, वर्ड फ्लुएंसी। गणितीय यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। एस से क्या होता है? स्पेशियल एबिलिटी। एम से क्या हो जाएगा? मेमोरी एबिलिटी। आर से क्या हो जाएगा आपका? रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तार्किक। पी से क्या हो जाएगा? परसेप्शुअल। क्या हो जाएगा? परसेप्शनल यानी कि प्रत्यक्षीकरण योग्यता। अब इसमें सब में आप एबिलिटी लगाते जाइएगा, एबिलिटी ऐसे लगा दोगे, ये पूरा हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या था कि लुईस थर्स्टन ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत में उन्होंने 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं, जो कि आप इस कोड वर्ड से VWNSMRP से याद कर सकते हो। क्या है? VWNSMRP। वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड परसेप्शनल एबिलिटी। जिसको आप लोग लास्ट में परसेप्शनल थोड़ा सा कम तो उसका हिंदी है प्रत्यक्षीकरण योग्यता, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बताया था। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक का मतलब हो गया कि बहुत कारक है। बहुत कारक मतलब जो भी काम कर रहे हैं हम, 1 2 3 जो भी काम कर रहे हैं, सबके लिए एक अलग प्रकार की बुद्धि की जरूरत है। सबके लिए एक अलग प्रकार की बुद्धि की जरूरत है, इसीलिए इसे कहा गया बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। अब बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया किसने? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं। मतलब इतने छोटे, मतलब हम हर काम जो कर रहे हैं, यानी एक्टिविटी, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसके लिए एक अलग प्रकार की बुद्धि की जरूरत होती है। यानी कि बुद्धि की बहुत सारे कारक होते हैं जिनको हम एक लिस्ट में बांध नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस सिद्धांत को हम लोग कुछ और नामों से जानते हैं, जो कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इस सिद्धांत को, इसको याद रखना, इसको स्टार बना के लिखना। इस सिद्धांत को
इस सिद्धांत को रेत बालू या आणविक सिद्धांत यानी कि एटॉमिक बेस्ड आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। अब एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस सिद्धांत को रेत या बालू का सिद्धांत कहते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को रेत या बालू का सिद्धांत। भाई रेत या बालू के दाने कितने छोटे छोटे होते हैं, उसी छोटेपन की वजह से इस सिद्धांत को रेत बालू या फिर आणविक सिद्धांत कहते हैं। रेत बालू या आणविक सिद्धांत कहते हैं। तो कौन सा सिद्धांत? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। दिया किसने? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमारी जो बुद्धि है, इन्होंने कहा है हमारी बुद्धि कई मानसिक क्षमताओं से मिलकर बनी है। हमारी बुद्धि कई मानसिक क्षमताओं से मिलकर बनी है। हमारी बुद्धि कई मानसिक क्षमताओं से मिलकर बनी है, जिसमें कोई भी दो मानसिक क्षमताएं आपस में समान नहीं है। जिसमें कोई भी दो क्षमताएं आपस में समान नहीं है। जिसमें कोई भी दो क्षमताएं आपस में समान नहीं है। ठीक है, हमारी बुद्धि कई मानसिक क्षमताओं से मिलकर बनी है, जिसमें कोई भी दो क्षमताएं आपस में समान नहीं है। अतः प्रत्येक क्षमता के लिए बहुकारक बनेंगे। नहीं, अतः प्रत्येक क्षमता के लिए अलग कारक बनेंगे। अलग कारक बनेंगे और बहुकारक सिद्धांत प्राप्त होगा। क्या होगा? और बहुकारक सिद्धांत प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग को एक चीज और जाननी है कि इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार भी बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के 3 प्रकार बताए। बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सी? पहला आपका होता है पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है आपका मूर्त, दूसरा है अमूर्त और तीसरा आता है आपका सामाजिक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। मूर्त को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। मूर्त को हम लोग बोलते हैं मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि। ठीक है, सामाजिक बुद्धि आपका ये हो गया। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार की बुद्धि जो कि आपके थॉर्नडाइक महोदय ने बताई थी। ठीक है, इसके बाद कुछ परीक्षण है, उनके नाम देख लीजिएगा। वहां से ज्यादा क्वेश्चंस तो वैसे नहीं आते हैं,
तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। हम लोग कुछ भी छोड़ नहीं रहे बेटा, ताकि आप लोग कुछ छूटे नहीं आपसे, ठीक है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत तो दिया था रेमंड कैटल ने। रेमंड, वही जो कपड़ा पहनते हो ना, रेमंड वाला, वही वाला रेमंड, रेमंड कैटल। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें भी बताया गया कि जो तरल बुद्धि होती है ये हमको जन्म से मिलती है, और ठोस बुद्धि क्या होती है? ये हमको जो वातावरण से मिलती है, जो चीजें हम लोग वातावरण से अडॉप्ट कर लेते हैं, वो आता है आपका ठोस बुद्धि में। और तरल बुद्धि कौन सी? जो अनुवांशिक क्षमताएं हमको जन्म से मिलती हैं, वो होती है आपकी तरल। बिल्कुल आपका जो एस और जी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो आपने पढ़ा था, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोफेसर हैब का ए बटा बी या आ बटा बा का सिद्धांत, ए बटा बी या आ बटा बा का सिद्धांत। तो इसको किसने दिया था? तो सिंपल सी बात है, इसको दिया था प्रोफेसर हैब ने। प्रोफेसर हैब ने सिद्धांत दिया था। आपका ये सिद्धांत भी बिल्कुल सेम था, एक नाम इसका इंग्लिश में, एक नाम हिंदी में। ये जन्मजात होता है, ये जन्मजात, और ये अर्जित वातावरण से। अब चाहे आप इसको इसमें लिख लीजिए, चाहे इसको इसमें लिख लीजिए। अब मतलब ए जो है आपका वो वातावरण से होगा, उसी तरह से उधर आ वातावरण से होगा, यहां बी अर्जित होगा वातावरण से, ए जन्मजात होगा, आ जन्मजात, बी अर्जित, बा अर्जित, ठीक है। तो ये रहा आपका बुद्धि के कुछ सिद्धांत। लगभग इससे ज्यादा कोई सिद्धांत आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैंने मैक्सिमम सारे सिद्धांत आपके लिए कवर कर दिए हैं, ठीक है। आपके सारे सिद्धांत लगभग कवर हो गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, वो भी वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धि के परीक्षण। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।